Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 1.4 नॉन लिटरली सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, गैर साहित्यिक जो स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, आप इस तरह से दीवार में देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, इन्हें ही इंक्रिप्शंस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दीवार में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है, अलग अलग समय के हिसाब से वो लोग यहाँ पे लिखते हैं, और ये इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ के जो लोग थे, इतिहास जिन जो खोज कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ पाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इंक्रिप्शंस किस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। Inscriptions are permanent writing engraved on hard surface such as stone, metal or terracotta. अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टोन के ऊपर लिखा गया है, इसी तरह से कहीं पर मेटल्स के ऊपर लिखा जाता था, कहीं पर टेराकोटा के ऊपर, पत्थर हुआ, मिट्टी हुआ, जो कठोर सतह होता था उसके ऊपर ये सब लिखा जाता था। स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जब आप इंक्रिप्शंस के बारे में, अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द अर्लीस्ट इंक्रिप्शन वर रिटन ऑन स्टोन। अब सबसे पहला जो इंक्रिप्शन लिखा गया था वो किसके ऊपर लिखा गया था, पत्थर के ऊपर। They usually record the achievements, activities and the ideas of those who got them inscribed. अब जो लोग ये इंस्क्रिप्शंस बनाते थे, इंस्क्रिप्शंस, वो लोग क्या करते थे, वो अपने अचीवमेंट्स को, उनका क्या क्या कामयाबी था, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, एक्टिविटीज़, वो क्या काम करते थे, आइडियाज़, उनका सोच विचार क्या था, इसके बारे में वो इंस्क्राइब पत्थरों पे लिखवाते थे। So we get inscriptions which glorify the exploits of kings or mention donation made by men and women for religious purposes. तो जो हम लोग को इंस्क्रिप्शंस मिलता है उसमें हम लोग क्या देखें कि जो राजा थे, ठीक है, वो किस तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किए थे। ठीक है, उसके बारे में पता चला। फिर जो पुरुष थे, महिलाएं थी, वो किस तरह से धार्मिक चीज़ों के लिए, रिलीजियस पर्पस, उसके लिए वह दान दिए। दान पुण्य के बारे में भी, डोनेशंस के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। Those inscriptions which are composed by poets in praise of kings and patrons are known as प्रशटीज। ठीक है, अब वो सारे अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, जो कवि थे वो बनाए थे, उसमें क्या होता था, जो राजा था उसका प्रशंसा किया जाता था। ठीक है, जो उसके आश्रयदाता, पैट्रन्स थे, उनका प्रशंसा किया जाता था। तो उससे क्या कहते थे, प्रतिष्ठित कहते थे। अब ये क्या होता है, आइए मैं इसको आपको इसका भी इमेज दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको कुछ इमेजेस भी दिखा दूँ। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से होता था। यहाँ पे किताबें होती थी, समझे, उस किताब में काफ़ी सारा चीज़ लिखा जाता था। देखूं अगर ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग चीज़ बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, प्रशस्टिस, ये यूज़ किया जाता था। आगे देखिए, सम इंस्क्रिप्शंस कैरी डेट्स। अब कुछ कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जिनमें तारीखें लिखी हुई रहती थी, तो वहाँ पे आसानी होता था समझने की ये कब का बात है। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग विथ अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशंस। अब जहाँ पर तारीख नहीं लिखा जाता था, वहाँ पर कैसे पता करते थे, वहाँ पर पता चलता था पैलियोग्राफी के थ्रू या लिखने के तरीके के ज़रिए पता किया जाता था कि ये कब का है। अब
फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीशन मतलब सटीक जानकारी लेने की कोशिश करना. The earliest inscriptions were in Prakrit, a name for a language used by ordinary people. अब जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे गए प्रारंभिक, वो किस भाषा में थे? प्राकृत. ये क्या है? ये वो भाषा हुआ करता था जो उस समय आम जनता इस्तेमाल करती थी. तो आइए इसका भी मैं दिखाता हूँ कि प्राकृत जो भाषा थी वह लिखने में कैसा था. देखिए, ये जो आप भाषाएं देख रहे हैं ये प्रकृत का भाषा था. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग तरह से फॉन्ट यूज़ किया गया है. तो इस तरह से ये लिखा जाता था. आगे देखिए, इन लेटर टाइम्स तमिल एंड संस्कृत वर ऑल्सो यूज्ड टू राइट इंक्रिप्शंस. अब बाद में जो तमिल भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसका इस्तेमाल किया जाने लगा. क्या चीज़ करने के लिए? इंक्रिप्शंस लिखने के लिए. ठीक है, आप अगर साउथ घूमने जाएंगे, दक्षिण भारत में घूमने जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे बहुत सारे दीवारों पे काफ़ी कुछ आपको जानकारियाँ मिलेगी. वहाँ पे आप इंस्क्रिप्शंस को देख पाएंगे. अब देखिए आगे क्या बोल रहा है. आगे बोल रहा है द मौर्यन किंग अशोका वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इशू इंस्क्रिप्शंस. अब देखिए, शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस जो होता था वो सबसे पहले कौन करवाए? मौर्यन किंग अशोका. ठीक है, अशोका द ग्रेट जिनको हम बोलते हैं, वो सबसे पहले शिलालेख लिखवाने का काम किए, इंक्रिप्शंस लिखवाने का काम किए. मोस्ट ऑफ हिज इंक्रिप्शंस आर इन प्राकृत लैंग्वेज written in the Brahmi script though. Some in northwest were written in करोष्ठी. अब देखिए, ये जो अशोका के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इनका जो इंक्रिप्शंस था वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस कौन से भाषा में था? प्राकृत के भाषा में, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट. लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जब देखा जाए तो करोस्थी ये भी एक भाषा है, इसमें लिखा गया था अशोका का इंस्क्रिप्शन. द Aramaic and Greek scripts were used for inscriptions in Afghanistan so that the local people could understand their subject matter. अब देखिए, जो Aramaic और Greek scripts है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था? वो अफ़गानिस्तान में इंस्क्रिप्शंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि अफ़गानिस्तान के जो आम जनता है वो क्या लिखा गया है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसको समझ सके. क्योंकि देखिए, वहाँ का भाषा अलग था. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट deciphered in 1837 by James Prinsep, who was a civil servant during the British rule. अब देखिए, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने समझा था, इसको पढ़ना सीखा. जेम्स प्रिंसेप कौन थे? वो उस समय ब्रिटिश राज में एक सिविल सर्वेंट थे. ठीक है, ब्राह्मी वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक हिंदी, वाइल खरोष्ठी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आप देखिए, ब्राह्मी जो होता है भाषा वो कैसे लिखा गया था? लेफ्ट टू राइट. अब देखिए, ये कैसे लिखा हुआ है? द मौर्यन किंग अशोका, ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है. लेकिन जो करोष्ठी था वो राइट से लेफ्ट था. जैसे हिज ऑफ मोस्ट इंस्क्रिप्शन इशू, अगर यहाँ उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो उल्टा लिखा जाता. अगर मान लीजिए यही चीज़ को मैं अगर करोष्ठी में लिखता तो मैं ये द मौर्यन किंग अशोका को यहाँ से स्टार्ट करता. ठीक है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट था. अब आगे देखिए, Ashokan inscriptions help us greatly in understanding his religious and administrative policies. अब जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस कराया, जो अभिलेख कराया, जो शिलालेखाएं बनाई, उससे हम लोग को काफ़ी मदद मिला ये समझने में कि अशोक के ज़माने में धार्मिक जो नीतियाँ थी वो कैसी थी, किस तरह से वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाते थे, क्या नियम पालन होता था, कैसे राज्य चलता था. फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BC द किंग्स स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू रिलीजियस पीपल. अब देखिए, फर्स्ट सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, उस समय क्या हुआ? जो राजा थे वो
जो धार्मिक लोग थे उनको ज़मीन देने लगे ताकि वो वहाँ पे अपने धर्म संबंधी कार्य कर सके. The Satavans kings of the Deccan were the first one to do so. अब जो सबसे पहले थे जो धार्मिक लोगों को ज़मीन देने लगे वो थे सतवंश के राजा डेक्कन के. ठीक है. These inscriptions recorded the concessions granted to the donee, the receiver of the grant. अब इसके ऊपर भी अभिलेख लिखा गया कि क्या कंसेशन दिया जाएगा. ठीक है. जिसको दान पुण्य के लिए जिसको दान किया गया है. Such inscriptions help us in finding out the religious and economic activity of the period. अब सतवंश किंग्स उस समय किस तरह से धार्मिक और आर्थिक कार्य होते थे वो हम लोग को ये जो इंस्क्रिप्शंस है इनसे पता चला. Some of these inscriptions are written on stone but most on copper plates. अब उस समय जो इंक्रिप्शंस था वो किसके ऊपर लिखा गया. कुछ तो पत्थरों के ऊपर लिखा गया. ठीक है. लेकिन ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा गया. अब ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर कैसे था आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ. ऐसे तो यहाँ पे बस ये आ गया कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन. ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है काफ़ी कुछ. ठीक है. तो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस लिखा था. ये देखिए ये कॉपर प्लेट है इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था. ठीक है. आगे देखिए. द कॉपर प्लेट charter were probably given as a record of the transaction to those who received the land and were granted concessions. अब देखिए जो ये तांबे के प्लेट होते थे जो कॉपर प्लेट होता था उसमें क्या होता था लिखा रहता था कि किसको ज़मीन दिया गया है क्या क्या किसको कंसेशंस दिया गया है. क्योंकि देखिए आप कंसेशन दे दोगे लेकिन बाद में ये पता भी तो करना पड़ेगा ना किसको क्या चीज़ दिया गया है. आगे देखिए बोल रहा है however there are some limitations of inscriptional evidence. हालांकि इस प्रकार के जो लेख होते हैं जो हम लोग को इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला इसका भी कुछ लिमिटेशंस है. इसमें भी आप पूरी तरह से इसको मान नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स लेटर्स आर वेरी फेंटली engraved and thus reconstructions are uncertain. अब उदाहरण के लिए कभी कभी जो लिखावट थी वो मिट सी गई थी. वो एकदम हल्का हो गया. ठीक है. उसको पढ़ना समझना बहुत ही मुश्किल हो गया. ऑल्सो इंक्रिप्शंस मेड बाई डैमेज्ड और मे बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग. अब कभी कभी ये देखा गया कि जो इंक्रिप्शंस था अब देखिए पत्थरों के ऊपर खुदवाया गया था तो जो अक्षर हैं वो या तो खो गए थे या तो वो उनमें नुकसान हो गया था वो टूट गए थे तो पूरा पढ़ नहीं पा रहे थे. आप सोचिए यही पैराग्राफ है अगर ये आधा मैं मिटा दूं तो क्या आप आधा पढ़ के ये समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है. मुश्किल हो जाएगा. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscription, some of which may be specific to a particular place or time. अब इसके साथ साथ ये हमेशा आसान नहीं था कि सही तरीक़ा से इस चीज़ का मतलब समझ सकें कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किस समय का है किस जगह का है. ठीक है. तो इस तरह से जो इंस्क्रिप्शंस था उससे काफ़ी हेल्प भी मिला. साथ ही साथ कुछ परेशानियां आने लगी लेकिन आज भी जो इतिहासकार है वो पढ़ने का कोशिश करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो जानकर इतिहास को लिखते हैं. अब आप नेक्स्ट वीडियो में कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए.